कल जो है आपकी एक वीडियो आएगी स्ट्रेटजी वाली। कल मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा जिसमें स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे कैसे तैयारी होती है, कैसे कैसे पढ़ना होता है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो कल की क्लास बहुत बेहतरीन रहेगी आपकी। बाकी आपके सवाल जो रहेंगे वो बीच बीच में लेता रहूंगा आपके कमेंट। शुरू कर लेते हैं हम क्लास। देखो आज का पहला प्रश्न आपका, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे खाली स्थान हासिल करते हैं और फिर खाली स्थान के कौशल सीखते हैं। तो खाली स्थान में क्या आएगा आपका? स्थूल गामक कौशल, स्कूल नहीं, स्थूल गामक कौशल। ठीक है, स्थूल है ये, है ना, ये है आपका स्थूल गामक कौशल। और कौमा आपका सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल। दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों का इस्तेमाल। तीसरा है भाषा और विश्लेषणात्मक तर्क। और चौथा है विश्लेषणात्मक तर्क और भाषा। तो इसमें बताएंगे आप कि खाली स्थान में आपके क्या आएगा, कौन सा शब्द आना चाहिए खाली स्थान में, उसके हिसाब से आप अपना आंसर करेंगे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करते हुए मैं आपका आंसर चेक करूंगा। उसके बाद जो है हम आगे समझते हुए, सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट से अपना लिखेंगे अपना आंसर आप कमेंट में। हाँ जी। देखो, तो यहाँ पे हम बात करें तो शारीरिक विकास में बच्चे सबसे पहले जो सीखते हैं वो सीखते हैं स्थूल गामक कौशल, जो आपका ग्रोस मोटर स्किल्स होता है। ग्रोस मोटर है क्या आपका, और सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म को फाइन कहते हैं, है ना। तो पहले ग्रोस मोटर स्किल सीखेगा, फिर फाइन मोटर स्किल सीखेगा। ग्रोस मोटर मोटर स्किल होता है जो आपके शरीर की गति है। आपके शरीर की गति जो हो रही है, चाहे जैसे मैं चल रहा हूं तो गति हो रही है, मैं ये लिख रहा हूं तो गति हो रही है, मैंने हाथ ऊपर उठाया ये गति है। आपका शरीर में जो मूवमेंट्स हैं वही आपके मोटर स्किल हैं। जिस काम को करने में पूरे शरीर के बड़े अंगों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं अगर एक बाल्टी उठा रहा हूँ नीचे से, तो मेरे दोनों हाथ, मेरा शरीर, मेरे पूरे शरीर का इस्तेमाल हो रहा है उसमें। तो वो क्या है, वो आपका स्थूल है, यानी कि ग्रोस है, बड़ा है। ग्रोस मतलब बड़ा, स्थूल मतलब बड़ा। वो काम तो बड़े। ऐसे काम जिसमें फिंगर्स का इस्तेमाल होता है, केवल उंगलियों का, वो होते हैं सूक्ष्म, वो होते हैं फाइन। जैसे कि लिखना है, लिखने में केवल फिंगर्स का इस्तेमाल होगा। भाई आपका पूरी इतनी शरीर की मेहनत थोड़ा लग रही है, सिर्फ फिंगर का इस्तेमाल होगा। आप मान लीजिए सुई में धागा डाल रहे हैं तो फिंगर्स का इस्तेमाल होगा। ये चीजें बच्चा बाद में सीखता है। पहले अपने बड़े अंगों का इस्तेमाल करना बच्चा सीखता है, बाद में उंगलियों का। जैसे कि हमने पढ़ा है एक अधोगामी विकास का सिद्धांत, के रीढ़ की हड्डी जो होती है, शरीर का जो केंद्र है, उसके पास वाले अंगों का विकास पहले होगा, दूर वाला बाद में होगा। तो जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उसके पास क्या है, शोल्डर, एल्बो। तो आपके बाजू का डेवलपमेंट पहले हो जाएगा। और फिंगर्स का इस्तेमाल बाद में करना सीखेगा बच्चा, तो बाद में होगा। तो पहले क्या हो जाएगा, ग्रोस मोटर, बाद में होगा स्थूल, वो सॉरी सूक्ष्म। तो पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म। तो यही है आपका संदर्भ में बच्चे पहले क्या सीख जाएंगे, पहले आपके स्थूल गति कौशल और फिर बाद में सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। भाषा से लेना देना है ही नहीं शारीरिक विकास का, है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एसएसटी क्लास कब होता है, आप व्हाट्सएप में नहीं शेयर करते? व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ, मैंने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, अब व्हाट्सएप पे आजकल कम ही कर रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखो आप, चलो व्हाट्सएप पे भी कर दिया करूंगा, टेंशन मतलब। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो। चलो भाई, हमारे जरा 400 लाइक कंप्लीट होने वाले, केवल 4 लाइक बच रहे हैं। सब लोग कमेंट को नीचे करके एक बार वीडियो को लाइक कर दो। चाहे आप नए स्टूडेंट भी हैं तो आप लाइक कर दो, क्योंकि अब आपकी हमारी क्लास का हिस्सा बन चुके हैं, है ना, एससी टीचर एकेडमी का हिस्सा बन चुके हैं। तो चलो फटाफट से एक बार वीडियो लाइक हो जाए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन दो भाई, मैं तो आपको देता ही हूँ। देखो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? पहला ऑप्शन है, बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा है, सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा है, बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। फोर्थ है आपका, बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते। तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? चलो लिखो अपना आंसर फटाफट से। हम्म। देखो टाइम टेबल मैं आपको कल बताऊंगा भाई सबको, क्योंकि अभी टाइम टेबल बना ही नहीं है आपका। एक्चुअल में अभी सिर्फ 9 बजे वाली क्लास चल रही है आपकी। तो टाइम टेबल बाकी क्लासेस का कल बताऊंगा आपको, कल आपकी बाकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो दिन में आपको टाइम टेबल बता दूंगा। देखो समकालीन का मतलब समझना होना चाहिए आपको। समकालीन का मतलब क्या होता है, कहाँ है भाई, यहाँ पर ये है आपका कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज, यानी कि
वर्तमान, समकालीन का मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है उसके समय पे। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, एनईपी चल रहा है आपका, अभी वर्तमान में आरटी चल रहा है आपका। तो इसके हिसाब से, आज के सिद्धांतों के हिसाब से, आजकल क्या चल रहा है, रचनावाद चल रहा है आपका। क्योंकि जो एनईपी है वो भी रचनावाद पे ही आधारित है आपका। तो रचनावाद के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोरी पट्टी तो नहीं है बच्चे, ये बात तो पक्की बात है कि कोरी पट्टी नहीं है। क्योंकि बच्चे जन्मजात ही उनके अंदर सीखने की क्षमता मौजूद है। बच्चे पैदा हुए हैं तो सीखने के लिए ही पैदा हुए हैं। जीन प्याजे भी कह चुके हैं कि बच्चा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिन्होंने ये माना है। एनसीएफ में साफ सुथरी एक लाइन लिखी हुई है कि बच्चे में जन्मजात ही सीखने की प्रवृत्ति होती है। तो कोरी पट्टी नहीं होते। सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। बच्चे आपके एक्टिव उद्देश्यपूर्ण प्राणी है क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे क्या सीखना है। भले कॉन्शियस माइंड से नहीं पता, लेकिन सब कॉन्शियसली उनको पता है कि मुझे कैसे जिंदगी में आगे क्या क्या सीखते जाना है। वो अपने डेवलपमेंट को खुद ही प्राप्त करते हैं। हाँ, वातावरण उनकी हेल्प करता है उस विकास को सही रास्ते पर ले जाने में। ये कह रहे हैं बच्चों की विकास की व्यवस्था जन्मजात होती है जिसे बदल नहीं सकते आप। यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो जन्म के समय ही निश्चित हो गया कि ये ऐसे ही होना है, नहीं। सिर्फ जन्म के समय निश्चित नहीं हो सकता, उसमें वातावरण अपनी भूमिका निभाएगा। जन्म के समय आनुवंशिक गुण तो मिल गए, लेकिन वातावरण उसको आगे लेके जाएगा। बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित होती है जिसे बदलने में कुछ भी नहीं कर सकते। गलत है ये भी, आनुवंशिक रूप से 100% नहीं हो सकती। वातावरण के द्वारा विकास को बदला जाता है, विकास को दिशा दी जाती है, विकास को परिपक्व बनाया जाता है। वातावरण भी पूरी भूमिका निभाएगा साथ में। तो आंसर राइट हो जाता है सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक की बातें? प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं? अगर कोई भी आपको ऐसा लगे कि कोई किसी शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसा लगे कि कोई हार्ड कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा शब्द, तो उसको कमेंट में पूछ लेना, मैं हैंड टू हैंड समझा के चलूंगा। ठीक है। चरण स्पर्श गुरु जी, चरण स्पर्श करने की जरूरत नहीं है भाई, नमस्ते सत श्री अकाल कर लो, इतना ही काफी है। ठीक है। एसएसटी की प्लेलिस्ट पुरानी आ रही है, 7 क्लास, तो हाँ बढ़िया है वो वो एक नंबर प्लेलिस्ट है आपकी। 7 क्लास नहीं है, आपको दूसरी प्लेलिस्ट मिली होगी। एक प्लेलिस्ट और है जिसमें 20-25 क्लासेस हैं एसएसटी की, वो वाली देखो आप। देखिए, अब बात करें विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर है, या विकास कम समय में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। डी है आपका, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होते रहता है। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी लिखो अपना आंसर। क्वेश्चन पेपर का सेट ऐप पर डाल दीजिए। डाल दिया बेटा मैंने पहले ही, आपने शायद चेक नहीं किया होगा। ऐप पर पड़ा हुआ है, क्वेश्चन पेपर आपके ऐप पर पड़े हुए हैं। हाँ जी। देखो यहाँ पे बात करें, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर होगा, नहीं। इसमें देखो सिंपल, हमने अभी आपका आनुवंशिकता और वातावरण चैप्टर पढ़ा था अभी, ये 7-8 दिन पहले। तो उसमें हमने साफ सुथरा पढ़ा था कि विकास जो होता है वो दोनों से चलेगा। अब आनुवंशिकता और वातावरण दोनों मिल करके काम करेंगे तभी आपका विकास होगा। तो केवल आनुवंशिकता से या केवल वातावरण से हो नहीं सकता। विकास कम समय में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, नहीं। विकास कम समय में भी नहीं होता, और दूसरी बात, अस्थायी नहीं होता, स्थायी होता है। विकास में जो चीज आपने प्राप्त कर ली वो पक्की हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आप बचपन से बड़े हुए आपकी हाइट हो गई 4 फीट की, मतलब आप बच्चा 15 साल का हो गया या 12-13, बच्चे की हाइट 4 4 फीट हो गई। ऐसा थोड़ी है बच्चे की हाइट वापस से 2 फीट हो जाएगी, नहीं होगी ना। बच्चे का जो विकास है वो स्थायी होता है, जो चीज उसने सीख ली वो सीख ली। तो कुछ चीजें होती हैं जिसको आप फॉरगेट करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्थायी है परिवर्तन। विकास जो है वो समग्र और व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। समग्र मतलब सारे ही एस्पेक्ट एक साथ होंगे, भाषा विकास भी, मानसिक विकास भी, शारीरिक विकास भी, सब चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। और निरंतरता इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण है विकास का। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डेवलपमेंट वॉर्म टू टॉम्ब, बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया, सही लिखा है आपने। सलामकुम सर, मैंने 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दी हूँ, अब मेरे मोबाइल पे ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा अब। खालिद अंसारी, आपने व्हाट्सएप पे भेजा ही क्यों है, व्हाट्सएप पे से कोई लेना देना नहीं है। ऐप पर ही आपको नोट्स मिलते हैं, जैसे ही आप ऐप पे पेमेंट करते हो वहीं पे पीडीएफ ओपन हो जाएगी। व्हाट्सएप वाला सिस्टम खत्म, व्हाट्सएप पे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं आपकी सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ठीक है। चलिए प्रश्न का आंसर करेंगे। सुन,
इसको कॉल लगा के पूछ लेना। हम्म। हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रतीकों के निर्माण और उपयोग करने की क्षमता किसकी एक प्रमुख उपलब्धि है, कौन सी अवस्था में आती है आपकी? ये चार चरण जो है वो जीन पियाजे के सिद्धांत से है ना? संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्ण पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, अच्छा पूर्ण, मूर्त होता है इसका दूसरा नाम मूर्त, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रतीकों का निर्माण किसमें आता है आपका? ये हमने पढ़ा था आपका कि प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है। ये एक ट्रिक है हमारी। तो प्रतीक ने सूचना दी, तो इसमें प्रतीकात्मक खेल आ जाता है ना, जहां पर आपका प्रतीकात्मक खेल एक गुण है इसका, है ना? तो वही है आपका प्रतीकों का। तो ये आ जाता है सेकंड अवस्था में। जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? ये हो जाता है आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा अनुबंधन, तीसरा अंतर्विषयकता और फोर्थ है आपका स्कीमा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी लिखो अपना आंसर। एसएसटी कब से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बता दीजिए। कौन है भाई एसएसटी वाले, जरा अपना हाथ उठाओ ऊपर। और हमारे 500 लाइक होने वाले हैं, 5 लाइक बच रहे हैं भाई 500 लाइक होने में। जरा सब लोग लाइक करो कमेंट को नीचे करके। नए पुराने सभी स्टूडेंट अच्छे बच्चों की तरह लाइक कर दो, है ना? थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग जाएगा, तो आप है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी दे दिया करो। चलो जल्दी से एक बार लाइक कर दो सब लोग कमेंट को नीचे करके। और मुझे ये बताओ एसएसटी वाले कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कल से क्लास स्टार्ट कर दें, बताओ एसएसटी वालों। एसएसटी कल से स्टार्ट कर दें थ्योरी क्लास। देखो बात करें पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्रिया है जिसमें बच्चा, देखो इसमें बहुत बड़ी बात लिखी गई है, लेकिन इसमें एक ही हिंट छुपा हुआ है आपका, और वो ये है। क्या है ये है, यानी कि जब बच्चा एक काम से दूसरे काम को कर रहा है तो उसको अपने तरीके में बदलाव करना पड़ रहा है। देखो गोलाकार वस्तु की जगह जब उसने पकड़ी समकोण वस्तु, है ना, तो उसको क्या करना पड़ा, अपने हाथ के तरीके को बदलना पड़ा। और जब आप नई चीज को सीखने के लिए, नया काम करने के लिए अपने पुराने काम में बदलाव करते हैं, नया स्कीमा सीखने के लिए पुराने स्कीमा में बदलाव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं उसको, है ना? क्या कहते हैं उसको, अकमेंडेशन कहते हैं। ये किसका भाग है, अनुकूलन का भाग है, जिसके दो भाग है, समावेशन और समायोजन। तो ये समायोजन वाला है जिसमें आपको बदलाव करना पड़ता है, ठीक है? बाकी स्कीमा मानसिक विचार, अंतर्विषयकता मतलब सारे सब्जेक्ट आपस में रिलेटेड है, अनुबंधन का मतलब हो जाता है यहाँ पर व्यवहारवाद, तो व्यवहारवाद सीटेट में चलेगा नहीं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी। अच्छा एसएसटी वाले, अभी देखता हूँ आपकी कमेंट, पहले ये देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? विनिमय उद्देश्य, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अच्छा लड़का अच्छे लड़के अभिविन्यास। बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ जी देखता हूँ आपकी कमेंट क्या है। यस सर, जी सर। अच्छा एसएसटी वाले काफी बच्चे हैं भाई, एसएसटी वाले तो सभी हैं लग रहा मुझे। आपकी क्लास करके मेरा सीटेट क्लियर हो गया, शाबाश श्री साहू, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बढ़िया। आपने बोला था किसी और के मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हैं। हाँ तो कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए। ऐसा नहीं ऐप ही उसके फ़ोन में डाउनलोड कर दिया तो फिर तो पीडीएफ भी उसके फ़ोन में ही खुलेगी। आप अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करो, पेमेंट किसी से भी करवा सकते हो आप। हाँ सर बीकॉम की है, हाँ वेरी गुड। चलो ठीक है, कल से एसएसटी क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा कल से एसएसटी क्लास स्टार्ट धमाके वाली, है ना? चलो 600 लाइक होने वाले हैं, 1000 का टारगेट है आज आपका, तो पूरे करने हैं सब में को, सबको मिलके, है ना? मैं भी तो आपका टारगेट पूरे करता हूँ आपकी क्लासेस का, तो आप मेरे टारगेट पूरे करो। चलो जल्दी से लाइक करो सब लोग कमेंट को नीचे करके एक बार। कौन सा स्तर है लॉरेंस कॉलबर्ग का, जो आपका सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें कौन सा है जिसमें बच्चा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बात करेगा, अपनी खुद की जरूरतों की बात करेगा, अपने खुद के पर्सनल, किसमें करेगा, सेकंड स्टेज में, सेकंड चरण में। विनिमय उद्देश्य जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, बच्चा खाने पीने की चीजें या खिलौने या जो क्लास में पेंसिल रबड़ इस्तेमाल होती है, जो उसकी खुद की जरूरतें हैं, अपनी खुद की इच्छाएं हैं उसकी, उसको पूरा करने की कोशिश करता है यहाँ पर बच्चा। तो सेकंड चरण का ये उद्देश्य होता है आपका, ठीक है? सामान वाला, वस्तु वाला, मैंने क्या ट्रिक बताई थी ना आपको कि हिंज जो है वो उसको दंड मिला, फिर उसने सामान लिया जेल से, फिर वो अच्छा आदमी बन गया। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है कि उसने सामान लिया। और यहाँ पे भी किस बात की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत आवश्यकता सामान ही होता है आपका। दंड आज्ञा पालन पहला चरण है, सार्वभौमिक ये छठा चरण है, ये तीसरा चरण है। आंसर राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड चरण वाला, ठीक है?
चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। और टाइम सब लोग नोट कर लो भाई, 9 PM आपका लिखा, ये फिक्स टाइम है आपका, डेली लाइव आना है आपको 9 बजे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब लोग जो है टाइम नोट करके रखो, 9 बजे लाइव आ जाना है। वैसे तो नोटिफिकेशन चली जाती है आपकी क्लास की, और अगर कई बार नहीं भी जाती तो टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। तो आपको 9 बजे चैनल पे आ ही जाना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, है ना। तो आपको लाइव क्लास में आना है, अगर आपको सीटेट पास करना है तो क्लासेस में आना पड़ेगा बेटा, देखो ये तो मान के चलो, है ना। थोड़ी सी तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। देखो, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें प्रदान करना चाहिए क्या? नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुरस्कार, पाड़ या सकारात्मक पुनर्बलन। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी लिखो अपना आंसर फटाफट से। बीकॉम वाले भी एसएसटी पढ़ेंगे, यस। बीकॉम वाले भी एसएसटी ही पढ़ेंगे। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी वीडियो बहुत दिनों से देख रही हूँ, शाहमेर। अच्छा चलिए। आपका कितना पेमेंट करना है फर्स्ट पेपर का? नोट्स का पेमेंट है आपका 400। चलो देखो, यहाँ पे बात करें, लेव वाइगोत्स्की ने क्या प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या प्रदान करना पड़ेगा? नकारात्मक प्रतिपुष्टि। नकारात्मक तो कुछ भी अच्छा नहीं होता भाई, सीधी बात है, निगेटिविटी से दूर रहो। मतलब बच्चों को फीडबैक दे रहे हो वो भी निगेटिव, है ना। फीडबैक की वैसे बात भी नहीं करते जीन प्याजे, वो सॉरी लेव वाइगोत्स्की। पुरस्कार की भी बात नहीं करते ये, दंड की भी बात नहीं करते ये, है ना। क्योंकि पुरस्कार और दंड दोनों ही बाह्य भी प्रेरणा है। ये बात करते हैं पाड़। पाड़ यानी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो होती है वो होती है आपकी मदद करना। जिस काम को बच्चा कर रहा है और बच्चे को कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो टीचर क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको हिंट देते हैं, तो उसको पाड़ कहते हैं। पुनर्बलन भी क्या है, पुरस्कार ही है। पुनर्बलन होता है इनाम, जैसे बच्चे ने कोई काम किया उसको चॉकलेट दे दी, उसको टॉफी दे दी कि भाई ये खा ले तू, है ना, बढ़िया इनाम पुरस्कार देना है ये भी। तो ये भी आपका गलत होता है, इससे बच्चा लालची हो जाता है, फिर उसका आंतरिक अभिप्रेरणा मर जाती है, खुद की इच्छा नहीं होती फिर काम करने की। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच खालिस्तान के दौरान सहनिर्मित की जाती है। पहला ऑप्शन है बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान। दूसरा है बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है। तीसरा है उत्तेजना और प्रतिक्रिया का अनुबंधन होता है, और फोर्थ है आपका भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। चलो जल्दी से लिखो अपना आंसर। सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम सेम एस चैनल के नाम से है, एस टीचर अकेडमी है, तो आप सर्च करके कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे, वहां से क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। सर मैं आपके नोट्स ले ली हूँ पेपर 2 का, सुल्ताना खातून, बहुत बढ़िया। सीटेट में नंबर बढ़ेगा सर? अब नहीं बढ़ेगा, अब रिजल्ट आ चुका है, अब कुछ नहीं होगा सीटेट में, जो होना था हो चुका है। अब नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर दो। समझ में आ रही है ना चीजें भाई? कमेंट करके बताओ जरा, क्लास मस्त लग रहा है आपको? अंडरस्टैंडेबल है? देखो, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि के दौरान सोच जो है वो किसके दौरान सहनिर्मित होगी आपकी? बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की क्या है, सहयोगी अधिगम को या सहभागी अधिगम को क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कि जो भी हम गतिविधि करते हैं, जो भी हम सीखते हैं ज्ञान, वो मिलजुल के सीखा जाएगा अंतः क्रिया के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा। यानी कि आप किसी के साथ में मिलजुल के काम करोगे, वो आपको सिखाएगा, आप उसको सिखाएंगे, तो मिलजुल के जो काम होता है उससे ज्ञान आपका बहुत जल्दी डेवलप होता है। तो बच्चा और कोई अन्य व्यक्ति जब आपस में मिलकर कोई काम करते हैं, अब अन्य व्यक्ति चाहे उसका बड़ा भाई हो, चाहे उसके माता पिता हो, चाहे उसके टीचर हो, कोई भी हो सकता है। तो ये पहला ही ऑप्शन एकदम बढ़िया है। बच्चे के संदर्भ में सोच का सरोकार नहीं है, ये बात गलत है कि बच्चा सोचेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। भाई चिंतन तो चाहिए ना उसको, थिंकिंग। उत्तेजना और प्रतिक्रिया, ये व्यवहारवाद है देखो। अनुबंधन, उत्तेजना, ये बिल्ली वाला जो सिद्धांत है ना थॉर्नडाइक का, व्यवहारवाद वो है ये। भाषा से विकास का कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है, भाषा और विकास आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में भी ये एक्सप्लेन किया था कि भाषा और विकास कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं, और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रगतिशील कक्षा में, शिक्षक केंद्रित कक्षा में, या व्यवहारवादी या पुस्तक केंद्रित। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे आप। यस सर, अंडरस्टैंडेबल क्लास है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड। यस सर जी।
वेरी नाइस क्लास, फंटेस्टिक क्लास। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चलो 700 लाइक होने वाले हैं भाई, 5-6 लाइक बच रहे हैं, सब लोग लाइक करो जल्दी से एक बार। कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक कर दो फटाफट से एक बार, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी सब लोग। देखो कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। भाई बच्चा अगर सक्रिय है तो सीधी बात है, बच्चा एक्टिव है तो इसका मतलब बाल केंद्रित कक्षा है, मतलब बच्चे को वरीयता दी जा रही है। उसके अलावा बच्चे अपनी गति से, अपनी जरूरत के हिसाब से और अपनी क्षमता के अनुसार से सीख रहे हैं, यानी कि बच्चे को ही सर्वोपरि माना जा रहा है। तो आंसर राइट होगा प्रगतिशील कक्षा। ये टॉपिक हमने कल ही पढ़ा है, कल पढ़ा, परसों, कल ही पढ़ा है। कल ही क्लास में प्रगतिशील शिक्षा और आपका बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ा है। सर्च कर लेना नए बच्चे जाके ये वीडियो, सीडीपी बाई शादावालम, तो आ जाएंगे। शिक्षक केंद्रित होती नहीं है आपकी, व्यवहारवादी नहीं होती, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होती। आपकी जो क्लास होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए और प्रगतिशील होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में खाली स्थान होती है। पहला ऑप्शन है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। दूसरा है एक स्थिर आईक्यू जो जन्म के समय तय हो जाती है। तीसरा है आपका विभिन्न मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं, और डी है आपका 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी लिखेंगे आप अपना आंसर। जी, 12th के बाद डीएलएड है, मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट लूंगी सीटेट में, लूंगा सीटेट में। 12th में क्या सब्जेक्ट थे आपके, साइंस से है कि आर्ट साइड से है? अगर साइंस से है तो फिर साइंस ही लोगे आप उसमें, और अगर आपका आर्ट साइड से है, कला से है, तो फिर एसएसटी लेंगे आप। देखो बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होता है, सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। देखो समूह तो होता है ना, हमने पढ़ा है कि थॉर्नडाइक का, सॉरी, ये बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हावर्ड गार्डनर का, वो आपका उसमें 9 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, यानी कि बुद्धि का समूह तो है। लेकिन वो सामान्य क्षमताएं नहीं है, वो विशेष क्षमताएं हैं, विशिष्ट क्षमताएं। हर क्षमता अपने आप में स्पेसिफिक है भाई। गणितीय बुद्धि, भाषिक बुद्धि, और आपकी ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है ना। तो ये विशेष क्षमताएं हैं, ये आपकी सामान्य नहीं है। एक स्थिर आईक्यू, आईक्यू स्थिर नहीं होती, आईक्यू धीरे धीरे बढ़ती है आपके प्रशिक्षण के द्वारा। विभिन्न मात्रा में विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक क्षमताएं मौजूद होती है हर व्यक्ति के अंदर। हर व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की होगी, क्योंकि 9 प्रकार की बुद्धि होती है। 9 में से कोई बहुत उच्च होती है, कोई कम होती है, कोई ज्यादा कोई कम, ऐसे रहता है, लेकिन होती सारी की सारी है। इसलिए विभिन्न मात्रा भी लिखा है उसने, कि एक बराबर नहीं होंगी आपकी सारी क्षमताएं। यानी कि किसी की भाषा, गणित, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि सारी की सारी परफेक्ट नहीं होंगी। कुछ होंगी, जैसे भाषिक बुद्धि बहुत ऊपर होगी, संगीतीय बुद्धि कम होगी। किसी में गणितीय बुद्धि ज्यादा होगी, अंतर्वैयक्तिक कम होगी। तो ऊपर नीचे रहती है ना, अलग अलग मात्रा में होती है। तो एक जैसी नहीं होती, इसलिए विभिन्न लिखा है उसने। सो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जी, तो नेक्स्ट है आपका, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? नोम चॉम्स्की हैं, जीन प्याजे हैं, जो जेरोम ब्रूनर हैं, या लेव वाइगोत्स्की हैं? तो बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखो। इंग्लिश विंग्लिश कब से स्टार्ट होगी सर? इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश नहीं होगी आपकी, है ना। इंग्लिश करेंगे अब आपका स्टार्ट, इंग्लिश अभी हो जाएगी आपकी, 2-4 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगी। जी, साइंस की भी कराएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, करते रहो। देखो बालक एवं बालिकाओं में निजी भाषा, निजी भाषा होती है जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वाक कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जीन प्याजे ने भी दिया है और वाइगोत्स्की ने भी दिया है। लेकिन जीन प्याजे इसको आत्म केंद्रित वाक कहते हैं, और वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं? निजी वाक कहते हैं, निजी भाषा कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच किसके किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के द्वारा। होता क्या है, जो हम अकेले में अपने आप से बातें करते हैं वो निजी भाषा है। हम कई बार करते हैं ना भाई, जैसे आप मान लीजिए कहीं बाइक पे जा रहे हैं, तो खुद ही सोच रहे हैं अपने आप से, यार वहां जाके मैं किससे मिलूंगा, उससे कैसे बात करूंगा, मुझे डर लग रहा है यार वो बुरा ना मान जाए। अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, तो अपने आप से जो बातें करते हैं उसी को कहते हैं आप प्राइवेट स्पीच, जिसको कहते हैं निजी भाषा। तो ये किसने दिया है आपका? ये वाइगोत्स्की ने दिया है कॉन्सेप्ट आपका। और ये क्या करती है आपकी? ये आपके स्वचिंतन को निर्देशित करती है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं उसको सही दिशा देती है। आपके जो विचार है ना दिमाग में,
जब आप कोई काम करने जाते हैं तभी तो अकेले में बात करते हैं कि मैं ये करूंगा, ये वो प्लानिंग दिमाग में चल रही है, बोल रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो हम अपने चिंतन को, अपने जो विचार है उनको एक दिशा दे रहे हैं, उनको स्वनियमित कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका लेव वाइगोत्स्की का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? पहला ऑप्शन है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, दूसरा है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह, और फोर्थ है आपका जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट आंसर देंगे। सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ भाई, सीटेट में जितने भी आते हैं आपके सारे ही मिलेंगे आपको यहाँ। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, रेहाना शेख। बताइए क्या कमेंट है आपका? ये लिखने की बजाय कमेंट ही लिख देते आप। अस्सलाम वालेकुम सर, महाना फातिमा जी, वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं? नेक्स्ट की चल रही है, नेक्स्ट सीटेट की ही तैयारी स्टार्ट हुई है, ये जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट की ही हैं। चलो वीडियो को लाइक करते रहो भाई सब, जितने भी नए स्टूडेंट अभी अभी आए हैं तो सब लोग एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। ये आपकी जिम्मेदारी है अब रोज की, है ना? पैसे तो लग नहीं रहे आपके, मेरे लिए। मैं आपको इतने क्लासेस कराता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए सब कुछ कंटेंट देता हूँ, लाइक मेरे लिए, है ना? तो मेरे लिए एक लाइक बनता है, तो चलो सब लोग मिलके लाइक करो। देखो जेंडर स्टीरियोटाइप को या जेंडर भूमिका अनुरूपता को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, इन ऑप्शंस को अगर हटा भी दें, बात करना। जब आप चाहते हैं कि कोई किसी व्यक्ति, चाहे आपके घर का बच्चा है, चाहे आपका भाई बहन है, चाहे आपके माता पिता है, चाहे कोई भी है आपके यहाँ, अगर आप चाहते हैं कि उनके दिमाग से आप जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहते हैं, या कोई भी पूर्वाग्रह, सिर्फ जेंडर से रिलेटेड नहीं, कोई भी रूढ़िवादिता, इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उनसे बातचीत करो। क्योंकि उनके दिमाग में जो विचार हैं आपके सामने रखेंगे वो, फिर आप उनके विचारों के ऊपर अपने विचार रखेंगे, फिर वो उनको बताएंगे कि यार आप तो ये कह रहे हो लेकिन दुनिया में तो ऐसा भी होता है। तो आप बताएंगे देखो ये होता है, लेकिन ये किस किस एस्पेक्ट में होता है, इस तरह से होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी वैसा करें। दुनिया में अगर 10 लोग गलत काम कर रहे हैं तो आप क्यों करो, है ना? आप तो अच्छा करो, आपको उनसे क्या लेना देना। तो बातचीत करके ही सॉल्यूशन निकलता है, ये बात है ना? मान लीजिए कि आप किसी से प्यार करते हैं, आपके पापा नहीं मान रहे, क्या करोगे आप? मारोगे उन्हें? नहीं। क्या सॉल्यूशन है? उनके दिमाग में है कि अरेंज मैरिज ही दुनिया का बेस्ट तरीका है, लव मैरिज अलाउड नहीं है, आप अपनी पसंद से नहीं कर सकते, हम चुनेंगे आपके लिए लड़की या हम चुनेंगे आपके लिए लड़का। तो आप उनसे अपना ये बात मनवाने के लिए क्या तरीका है? सबसे बेस्ट आप उनसे बात करो। तो माता पिता से बात करेंगे, आप क्यों ऐसा कहते हैं? वो कहते हैं कि आपके लिए हम अच्छा चाहते हैं, कि आपको अच्छा हम सब। वो कहेंगे कि जो मैंने चुना है आप उससे एक बार मिलो, वो भी अच्छा ही है हमारे हिसाब से, मैं उसके साथ खुश रहूंगी या खुश तो इस तरह से कोई भी रूढ़िवादी सा दिमाग में बातचीत करके ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सबसे बेस्ट तरीका होता है चर्चा करना। अब चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, चर्चा करना नंबर वन तरीका होता है आपका। इसमें 99%, जब आपके ये सवाल आएगा ना आपके सामने, तो इसका आंसर यही होगा, चर्चा करना। अगर अलग अलग बिठाओगे बच्चों को तो जेंडर रूढ़िवादिता खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। अलग अलग समूह बनाओगे, यानी कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान दोगे, तो बढ़ेगी आपकी। पृथक खेल समूह, यानी कि लड़कियों का समूह अलग, लड़कों का अलग बनाओगे, तो भी आपकी ये फिर उनमें वो एक दूसरे से सीख ही नहीं पाएंगे ना कोई भी चीज, फिर तो आप उनको अलग ही कर रहे हो। तो यहाँ पर आंसर राइट होगा डी ऑप्शन। क्लियर इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यू आर द बेस्ट टीचर, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। व्हाट्सअप नंबर ओपन नहीं है क्या? व्हाट्सअप नंबर ओपन है भाई, मैसेज आ जाएंगे उस पर, लेकिन कॉल नहीं लगेगी उस पर। व्हाट्सअप का मतलब व्हाट्सअप ही है। सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। दूसरा है विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज व खारिज करना चाहिए। तीसरा है मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनम्य होना चाहिए। चौथा है एक समान मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से? चलो जल्दी से अपना आंसर लिखो। बहुत बढ़िया। और 9 PM का टाइम नोट कर लेना, जितने भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, टाइम नोट कर लो, डेली ही लाइव आना है आपको 9 बजे, है ना? बाकी और भी क्लासेस अभी ऐड होंगी, तो उसका टाइम टेबल आपको पता चलता रहेगा, लेकिन अभी 9 बजे आपको फिक्स, अगर सीटेट पास करना है तो लाइव आना पड़ेगा क्लास में। ये बात मान लो आप अभी से, इससे बेस्ट तैयारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये बात भी मान लेना आप। देखो सीखने सिखाने के लिए हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करे टीचर, कि सभी बच्चे अच्छे तरीके से चीजों को सीख जाए।
बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। नंबर एक, क्यों सही है? बच्चे आपके संलग्न, हमने प्रगतिशील शिक्षा में पढ़ा है ना, बाल केंद्रित बच्चा सहभागी होना चाहिए। सहभागी मतलब संलग्न। भाई संलग्न और सहभागी एक ही तो है आपका। ये रहा आपका, कहाँ गया मल्टीपल स्टेटस एंगेजमेंट, तो बच्चा आपका एंगेज होना चाहिए। दूसरा, एंगेज करने के लिए आपको क्या कर रहे हैं आप, विभिन्न प्रकार की वेरियस अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करेंगे तो सभी बच्चे उसमें सहभागी हो पाएंगे। क्योंकि अगर एक तरह की एक्टिविटी हुई तो सामान्य बच्चे तो उसमें सम्मिलित हो जाएंगे लेकिन श्रवण बाधित नहीं हो पाएगा। है ना, मान लीजिए आप चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं, वो जो हम लिख के खेलते थे ना चिट्ठी पे, मतलब पर्ची पे, और उस पे लिख के हम ऐसे डालते थे उसको, बचपन में आप लोगों ने खेला होगा चोर पुलिस का। तो हम चार पर्ची बनाते थे, किसी पे चोर, किसी पे सिपाही, किसी पे राजा वजीर, है ना, और उसको डालते थे, फिर उसको उठा करके उसमें पढ़ते थे। अब एक बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, वो कैसे पढ़ेगा उस चीज को? मतलब आपने पर्ची बना ली, ठीक है, उसने उठा भी ली, कैसे पढ़ेगा उसको? नहीं पढ़ सकता। तो आपको ऐसी प्रकार की कई सारी एक्टिविटीज बनानी पड़ेगी जिससे सब लोग सम्मिलित हो सके, एक प्रकार के नहीं, सारे, सभी लोग। तो आंसर राइट हो गया पहला ऑप्शन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज नहीं करते आप, इनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। मूल्यांकन के तरीके अनम्य नहीं होने चाहिए। अनम्य मतलब जो सख्त हो, जिसमें बदलाव ना हो सके। एक समान मानकीकृत पाठ्यचर्या आपकी गलत होती है, सब बच्चों की जरूरतें अलग हैं, तो पाठ्यचर्या भी अलग ही होगी। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं। केशव मिश्रा प्रतापगढ़ी हैं आप, ये बात सबने सुन ली है। अब ये बार बार कमेंट रिपीट करना आप बंद कर दीजिए, ठीक है? रिपीटेड कमेंट ये अच्छा नहीं लगता। बार बार एक ही कमेंट आप करे जा रहे हैं, बहुत देर से देख रहा हूं मैं। तो अब आप ये कमेंट ना करें बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कथन ए है आपका, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में याददाश्त आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। और तर्क है आपका, बच्चे रटकर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब इन दोनों में से कौन सी बात सही है उसके हिसाब से आंसर देना है। पहला है दोनों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है दोनों सही है आपके ए और आर, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर, ए सही है आर गलत है। और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर, दोनों गलत हैं आपके। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से आपका सही होगा। चलिए लिखेंगे अपना आंसर आप। चलो फटाफट लिखो अपना आंसर। चलो भाई, 800 लाइक होने वाले हैं हमारे, 6-7 लाइक बच रहे हैं। तो सब लोग जरा एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो, जल्दी से 800 लाइक पूरे करवा दो फटाफट से, अच्छे बच्चों की तरह। आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं, बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं। तो जल्दी से एक बार हो जाए लाइक पूरे, है ना? और आप सीखते भी बहुत अच्छा है। जब आप क्लास में रुकेंगे तभी आपकी तरक्की होगी। देखो, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में याददाश्त आधारित, याददाश्त मतलब जो आप याद करी हैं चीजें, यानी कि रटना हो गया। याद पर आधारित कि कितना आपको याद है, कितना किताब से आपने कंटेंट याद कर रखा है, ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। आपका होना चाहिए कॉन्सेप्ट आधारित, कि आप उस काम को आपको करना आता है या नहीं आता है, या उस टॉपिक के बारे में आप कितना जानते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस लिखो। जब बात आती है अपने अनुभव से अपने मन से लिखने की, तो वो आंसर आपका सबसे अच्छा होता है, ना कि रटा हुआ। और केवल लिखित परीक्षाएं ही आप कराएंगे तो बाकी बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो लिखित परीक्षा नहीं दे सकते। तो ये एकमात्र तरीका नहीं होना चाहिए आपका। बच्चे रटकर स्मरण करके ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, ये बात भी गलत है। बच्चे रट के ज्यादा नहीं सीखते, बच्चे करके ज्यादा सीखते हैं। बच्चा जो सीखता है वो अर्थपूर्ण तरीके से ज्यादा सीख। तो ये दोनों बातें गलत है, आंसर राइट होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, दोनों ए और आर दोनों ही गलत हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कथन ए है आपका, समावेशी शिक्षा ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करती है जिसमें बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई एवं अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। और तर्क है आपका, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो दोनों में से कौन सी बात सही है उसके हिसाब से अपना आंसर करो। चलो लिखो फटाफट से आंसर। जी, फटाफट लिखते रहेंगे अपना आंसर आप। उर्दू का क्लास भी करवाते हैं, मेरा उर्दू है। अच्छा, उर्दू का क्लास अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन बाद में अगर उसका कंटेंट अभी बनाऊंगा मैं तब कराएंगे। हम्म। चलिए बढ़िया। झारखंड टेट के लिए ये वीडियो देख सकते हैं, देख सकते हो बिल्कुल। झारखंड टेट में आपके काम आ जाएगी ये क्लास बिल्कुल। नमस्ते सर, लेट से जुड़ी हूँ।
लेट तो हो गए आप, लेकिन अब कल से टाइम पे आना, ठीक है? 9 PM का टाइम याद रखा करो। अलार्म लगा के रख लिया करो 8:45 का, है ना? तो 9 बजे का टाइम आपका फिक्स रहेगा। देखो, समावेशी शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक तंत्र है जो जिसमें बच्चों की कोई भी विशेषताएं हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, कुछ भी हो, उनको नहीं देखना, उनको ना देखते हुए सभी का समायोजन करेंगे। ये बात आपकी सही है। यानी कि कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, कोई बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, किसी को दिखता नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देती है, तो उनकी कमियों पर ना ध्यान देते हुए, है ना, उनकी विशिष्टताओं पर ना ध्यान देते हुए हम सभी बच्चों का समायोजन करते हैं, यानी कि सभी को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाते हैं। चाहे उनकी विशेषताएं कुछ भी हो, तब भी हम एक साथ ही पढ़ाएंगे। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो सही है बात। समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, इसमें सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। समावेशन में केवल दिव्यांग नहीं आते, आपके नॉर्मल बच्चे भी आते हैं, पिछड़े बच्चे भी आते हैं, इसमें गरीब बच्चे भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, सामान्य भी आते हैं, प्रतिभाशाली भी आते हैं, सारे ही बच्चे आते हैं। तो ये केवल दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो समावेशी शिक्षा सबके लिए है। यहाँ भी समावेशन की बात हो रही है, यहाँ भी। तो इसका मतलब व्याख्या भी आपकी सही है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है यहाँ तक की? बताओ कमेंट करके भाई, समझ में भी आ रही है बात आपको? अच्छी लग रही है क्लास आपको? क्लास कब से शुरू हुई है? 9 बजे से। 9 बजे स्टार्ट हुई है क्लास। देखो, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? पहला ऑप्शन है सीखने में अवरोधक के रूप में। दूसरा है विविधता को नजरअंदाज करना चाहिए। तीसरा है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ है आपका एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए जल्दी से अपना आंसर देंगे आप। जी। यस सर। मराठी का क्लास होगा सर? मराठी का नहीं होगा भाई, मराठी मेरे को नहीं आती है। सर मेरा ज्योग्राफी है बीएड में। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। योर टीचिंग इज वेरी फ्लेक्सिबल, फंटेस्टिक, आउटस्टैंडेबल, एक्सटेक ईटीसी। क्या नाम है? एहतिशाम। चलिए, थैंक यू वेरी मच एहतिशाम जी। आई लाइक योर क्लास वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखो, यहाँ पे बात करें प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। विविधता का मतलब वही है आपका, विविधता मतलब कि आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, है ना? इंग्लिश में डाइवर्सिटी इसको कहते हैं। तो डाइवर्सिटी को किस तरह देखेंगे? अवरोधक है ये आपकी क्लास में? नहीं। कोई रुकावट थोड़ी पैदा कर रहा है ये आपका, आपके अवरोधक है आपका, है ना? बैरियर है आपकी क्लास में? नहीं, कोई बैरियर नहीं है। हम तो समावेशन इसलिए किया है ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सीखें। आप इसको नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे? नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे आप। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या कम कर भी नहीं सकते आप। व्यक्तिगत विभिन्नता को खत्म नहीं कर सकते आप। जो बच्चे की विशेषता है वो रहेगी उसकी। एक बच्चा दृष्टिबाधित है तो क्या आप उसकी दृष्टिबाधिता को खत्म कर देंगे, उसको नॉर्मल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सिर्फ उसको सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उसकी जरूरत के हिसाब से उसको कंटेंट दे सकते हैं, टीचिंग उसके हिसाब से करवाओगे, वो उसके अधिगम को बढ़ावा दे सकते हो। उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को या विविधता को खत्म नहीं कर सकते आप, ये बात आप अभी मान लेना। इनको एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। कि आपकी कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, बहुरूपी बच्चे हैं, तो वो एक दूसरे से चीजें सीख सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और आप भी उनको बहुत तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये बहुरूपता है एक तरह से। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, तो ये किसके लक्षण हो सकते हैं? लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, स्वलीनता या पठन वैकल्य? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? चलिए जल्दी लिखेंगे। जी। लिखो। सर आपकी क्लास करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही सी टेट पास कर लिया है, 7 जुलाई वाला एग्जाम। आप सुपर टेट की तैयारी के लिए साथ जुड़े हैं, निशा वर्मा। चलिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला ना, वेरी गुड। ये होता है रेगुलर क्लास करने का रिजल्ट आपका। पहली बार में बच्चे निकाल रहे हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे कहता हूँ रेगुलर क्लास करते रहा करो, छुट्टी नहीं करनी किसी को। यूट्यूब के बेस्ट टीचर हो इसलिए ढेर सारा लाइक। शबाना, थैंक यू वेरी मच। देखो, कार्तिक 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको दिक्कत कहाँ आ रही है? संवाद करने में। संवाद मतलब बातचीत करने में, मौखिक रूप से। जब वो बातचीत करता है तब उसको दिक्कत आती है। तो बातचीत करने में किसको दिक्कत आती है पता है?
ऑटिज्म बच्चे को, स्वलीनता वाले बच्चे को। ऑटिज्म बच्चे को सामाजिकता में दिक्कत आती है। ऑटिज्म बच्चा, स्वलीनता का मतलब यही है कि वो सिर्फ अपने तक रहना चाहता है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, किसी के साथ खेलना भी नहीं है, किसी के साथ खाना भी नहीं खाना, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। उसके एक दो फेवरेट बंदे होते हैं, उसका टीचर या उसकी मम्मी या उसका पापा या भाई, कोई एक, बस उसी से बातचीत करता है, उसी के साथ रहता है, वरना अपने में अकेले रहेगा, किसी से कोई ज्यादा बातचीत नहीं, उसको शब्दावली भी कमी होती है, एक ही काम को बार बार रिपीट करते रहता है, उसको दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसका जो रूटीन है वही होना चाहिए, 5 बजे खाना खाना है तो 5 ही खाना है, 6 नहीं खाना। तो उसका यही होता है सीन। लेखन वैकल्य का मतलब डिस्ग्राफिया, जिसको लिखने में दिक्कत आती है। गुणज वैकल्य डिसकैलकुलिया, यानी कि गणित में दिक्कत आती है कैलकुलेशन में। और पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है जी। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? पहला है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। दूसरा है विभिन्न प्रकार का दृश्यिक प्रस्तुतिकरण देना। तीसरा है बहुत से हैंड आउट्स देना जिसमें जिनमें माइंड मैप हो। और फोर्थ है आपका कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो इनमें से चारों में से कौन से चुनोगे आप बताओ? चुन करके अपना आंसर देंगे आप। चलो फटाफट से लिखेंगे। सर आपकी क्लास करके मैं भी इस दफ़ा क्वालिफाई कर गया हूँ सीटेट का। अच्छा आपका भी हो गया, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा ज्योग्राफी है बीएड में, कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे हम? देखो एसएसटी सेकंड पेपर है ना आपका, बीएड है तो सेकंड ही होगा। एसएसटी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपको लेना ही है। सीडीपी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है जो आपको लेना ही है। लैंग्वेज दो चुननी है आपको, आप चाहे हिंदी चुन लो, इंग्लिश चुन लो, या संस्कृत लेनी है तो एक संस्कृत ले लेना, उस हिसाब से अपना ले लो। ठीक है। आई एम न्यू स्टूडेंट। मनन की दुनिया कौन है मनन? मनन की दुनिया है न्यू स्टूडेंट। चलिए स्वागत है आपका। आई लाइक यू सर, लाइबा चौधरी, थैंक यू। आपकी वजह से मेरा सीटेट निकल गया सेकंड अटेम्प्ट में। किंग, बहुत बढ़िया। देखो बात कर रहे थे हम, निम्न में से दृष्टिबाधित बच्चे की जरूरत अगर पूरी करनी है तो क्या तरीके अपनाने चाहिए, कैसे क्लास में उसको समायोजित करेंगे? कक्षा से गैर जरूरी बाधाओं को हटा दो। यानी कि कक्षा में जो मान लीजिए बीच में कोई स्टूल पड़ा है, बीच में कोई सामान पड़ा है, तो दृष्टिबाधित बच्चा वहां से चल के आएगा, वो गिर सकता है, तो वो साफ रखो थोड़ा सा। तो जो बेकार चीजें हैं उसको हटा दो रास्ते से, है ना, ताकि क्लास में बच्चा आराम से उठ के यहाँ तक आपके पास लगा सके, बाहर जा सके। विभिन्न प्रकार के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण, विजुअल प्रेजेंटेशन, है ना, तो ये किसी काम की नहीं है दृष्टिबाधित बच्चे के लिए। जब वो देख ही नहीं पा रहा तो विजुअल चीजें वो कैसे देखेगा? नहीं देख सकता। बहुत से हैंडआउट्स देना जिसमें माइंड मैप हो। हैंडआउट्स देना मतलब हाथ से लिखी हुई चीजें, है ना, तो ये भी किसी काम का नहीं है उसका, क्योंकि इसमें भी बच्चा पढ़ नहीं, मतलब देख ही नहीं पाएगा, तो फिर उसको उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चे जो चीज देखने के काम किया ना, जैसे चार्ट पेपर देना, चित्र देना या किताब देना, ये बच्चे के काम नहीं आएगी क्योंकि वो देख ही नहीं रहा उस चीज को। कक्षा अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री। अभिलिखित होता है रिकॉर्डेड, अभिलिखित होता है रिकॉर्डेड, कहाँ है? रिकॉर्डेड मटेरियल्स, तो रिकॉर्डेड मटेरियल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि वो सुन लेगा, उसकी सुनने की क्षमता ठीक है, सिर्फ दिख नहीं रहा। तो आपका पहला और चौथा सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये? चलिए आगे आते हैं आप। चलो भाई 900 लाइक्स होने वाले हैं हमारे, जल्दी से एक बार लाइक कर दो सबके सब। कमेंट को नीचे करके फटाफट सब लोग लाइक कर दो। 1000 लाइक का टारगेट है आज हमारा। हम्म। देखो, प्रश्न है आपका, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। पहला ऑप्शन है अपसारी सोच, जिसमें कई अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता होती है। दूसरा है अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। तीसरा है निष्क्रिय नकल की क्षमता। और चौथा है गद्यांशों को रटने का कौशल। चलिए बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? सर जी जुलाई वाले में 80 नंबर आए हैं, 2 मार्क्स से रह गए। कोई बात नहीं भाई, अब रह गए हैं तो कहीं ना कहीं गलती हुई है ना, पढ़ने में, सीखने में। तो इस बार रेगुलर रहना, ताकि आपकी सारी गलतियां खत्म हो सकें और आपका सीटेट पास हो सके। मैं डीएलएड कर रहा हूँ तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? डीएलएड में प्लीज़
डीएलएड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो तो आपके स्कूल वाले बताएंगे भाई, कॉलेज वाले, उसमें मैं क्या बताऊंगा। डीएलएड में तो आपका सिलेबस अलग होगा। रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या है? रचनात्मकता को आप सारी चिंतन कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब यही है आपका कि आप कई प्रकार से चीज़ों को कर पाते हैं। एक ही काम करने के लिए कई सारे आइडिया आपके दिमाग में आ जाते हैं, नए-नए आइडियाज़ आना, है ना? नए-नए विचार आना। तो कई अलग-अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित कर देते हैं आप। एक ही सवाल के कई उत्तर बता देंगे आप। तो ये अब सारी सोच होती है। अभिसारी वाला जो है एक उत्तर पर ही अटक जाता है। ये रटंत होता है आपका। अभिसारी वाला बच्चा अच्छा नहीं होता, अपसारी वाला अच्छा होता है। यानी अभिसारी वाला बच्चा नई नई चीज़ों की उपज नहीं होती दिमाग में उसके, है ना? निष्क्रिय नकल तो गलत ही होता है और रटना भी आपका गलत होता है आपका। रटना भी गलत ही है। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाता है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। और फोर्थ आपका आत्म मूल्यांकन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम में, इसकी अलग वीडियो है, मैंने अभी बनाई थी एग्जाम से पहले टाइम मैनेजमेंट वाली, वो देख लो जाके, चैनल पे मिल जाएगी। हम्म। लीक से हटकर सोचना, हाँ ये बात सही है आपकी। चलो बहुत बढ़िया। देखो, यदि शिक्षक विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहता है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना, निगेटिव वाला पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देना, ये तो पॉजिटिव है आपका। प्रोसेस पे आप ध्यान देंगे तो ये तो अच्छी बात है, बच्चा उसमें लगा रहेगा, काम में एक्टिव रहेगा। विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए, ये नहीं करना आपको। आपस में तुलना करना गलत होता है। कंपैरिजन नहीं करना कि ये पढ़ने में अच्छा है, तू तो बुद्धू है, तू तो बेकार है, तू तो निकम्मा है ना, ये देखिए कितना अच्छे से रिजल्ट ला रहा है, ये नहीं करना। आपको उनकी क्षमता के हिसाब से उनको मदद करनी है। विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करना, ये आप कर सकते हो। यानी कि बच्चे का पूर्व निष्पादन होता है परफॉर्मेंस। तो पहले पिछले हफ्ते क्या परफॉर्मेंस था बच्चे को, मान लीजिए पिछले हफ्ते 2 का पहाड़ा आता था, इस बार 3 का पहाड़ा आ गया बच्चे को। तो इसमें तुलना करते हैं कि कितनी प्रगति बच्चा कर रहा है। बच्चे के खुद के ही परफॉर्मेंस की तुलना कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे से नहीं करनी, है ना? आत्म मूल्यांकन यानी कि बच्चा खुद के बारे में सोच पाए, सेल्फ एनालिसिस। बच्चा खुद की जांच कर पाए कि मुझे कितना आ रहा है, मैं कैसे सीख रहा हूँ। ये अच्छी चीज है। तो बी वाला ऑप्शन है, ये नहीं करना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, सीखना क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, या व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, या केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरूपण की प्रक्रिया है? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो आंसर। सीटेट पास करने के लिए कितना घंटा पढ़ाई करना है? 4 घंटे मिनिमम, कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा करना है तो 5 भी कर सकते हो। दिन के 4 घंटे आपको पढ़ना है कम से कम। मेरा बीएड में मेथड इंग्लिश है, सीटेट में लैंग्वेज इंग्लिश लेना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है। लैंग्वेज में आपको छूट मिलती है, आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं। देखो, सीखना क्या है, निष्क्रिय तो नहीं है भाई, सक्रिय है आपका। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, हाँ होता है। यानी कि बच्चे की पर्सनल व्यक्तिगत कारक कौन से होंगे? पर्सनल जो आपके विशेषताएं हैं, जैसे आपकी रुचि क्या है, आपका स्तर क्या है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपको देख के चीजें समझ में आ जाती है या करके आती हैं, है ना? तो ये सारे फैक्टर्स भी काम करेंगे आपकी। आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है, वो भी काम करेगा। तो व्यक्तिगत कारकों से आपकी लर्निंग इफेक्टेड होती है। सामाजिक संदर्भ से स्वतंत्र है, यानी कि इससे नहीं होगी, इससे भी होती है। स्वतंत्र नहीं है, सामाजिक संदर्भ से भी आपकी लर्निंग इफेक्ट होती है। केवल जानकारी का प्रत्याहार है, प्रत्याहार मतलब जानकारी को दोहराना, जैसे कि किताब से रट्टा मारा और यहाँ आके बता दिया, तो वो लर्निंग नहीं है आपकी, है ना? पुनरूपण नहीं है आपका। लर्निंग का मतलब है भले ही किताब से सीखा हो, घर से सीखा हो, लेकिन जब बता रहे हो तो उसमें अपने एक्सपीरियंस जोड़ देने हैं। अपने एक्सपीरियंस से बताना है, ना कि शब्दशः बताना है कि बिल्कुल एक एक वर्ड वही है। चलिए आगे आएंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? पहला ऑप्शन है अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदल बदल
बदला नहीं जा सकता। दूसरा है मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। तीसरा है अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। और फोर्थ है जो एक बार सफल नहीं हुआ वह कभी सफल नहीं होगा। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिखो अपना आंसर। हम्म। जी जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर फटाफट से। और वीडियो को लाइक भी करते रहो भाई सब लोग, जल्द जल्दी से 1,000 लाइक पूरे होंगे, हमारे होने ही वाले हैं वैसे। तो 1,000 का टारगेट है, फटाफट लाइक कर दो आप, अच्छे बच्चों की तरह। जितने लोग भी अभी जुड़े हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। डीएलएड एमपी से में एडमिशन के लिए कितना परसेंट होना चाहिए? एमपी की मुझे जानकारी नहीं है कितना होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 50% ही मांगते हैं ज़्यादातर जगह पे। 50% मार्क्स मांगते हैं ज़्यादातर जगह पे। देखो, निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे? मतलब लर्निंग के ऊपर होना चाहिए कि आप जो स्कूल में आए हैं सीखने के लिए आए हैं, ना कि परीक्षा पास करने के लिए। आप सीखने के लिए आए हैं, तो अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता, ये तो गलत है। बदल सकते हैं आप, क्योंकि जन्म जन्म के समय जो योग्यताएं हैं वातावरण में उनको बढ़ाया जाता है, आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, ये सही है आपका। जब आप मेहनत करते हैं तो आप अपने परफॉर्मेंस में और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, अपनी बुद्धि लब्धि में भी वृद्धि करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ नहीं आता तो सीख ही नहीं पाओगे, एसएसटी नहीं आता तो कभी भी नहीं सीखोगे। अगर आप मेहनत करोगे तो 1 साल के अंदर, या मतलब 1 साल तो मैं परफेक्शन के लिए कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपने 3 महीने भी पढ़ लिया ना एसएसटी को, तो एग्जाम लायक तो इतना सीख ही जाते हैं कि एग्जाम में बढ़िया करके आप अपना परफॉर्मेंस कर पाओगे। लेकिन अगर आपने लगातार 1 साल पढ़ लिया तो फिर तो आप महान बन जाएंगे, है ना। तो मेहनत करके आप क्या कर सकते हैं, खुद के प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं, खुद की बुद्धि लब्धि को भी बढ़ा सकते हैं। नंबर लाना किस्मत का खेल बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल मत समझ लेना कि किसी ने जो है नंबर ज्यादा आगे किसी के तो उसकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत से 2-4 अंक बढ़ सकते हैं इधर उधर, सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलती आपकी मेहनत से ही है। जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी भी सफल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका सीटेट एक बार नहीं निकला तो कभी भी नहीं निकलेगा, या 2 बार नहीं निकला तो निकलेगा ही नहीं। ये सोचना बिल्कुल गलत है। 2 बार नहीं निकला, 3 बार नहीं निकला, ऐसा कुछ नहीं है। 4 बार में भी निकल सकता है, चौथी बार में निकल सकता है। हो सकता है पिछली बार आपको कुछ मिस गाइड हुआ हो, या आपने सही तरीके से पढ़ाई ना की हो, कुछ गलतियां की होंगी, उसको इस बार सुधारेंगे, है ना। मेहनत करेंगे तो आप अपने प्रदर्शन में सुधार जरूर लाएंगे। बाकी गाइडेंस के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए। दूसरा है बच्चों को प्रतियोगिताओं के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करना। और डी है असफलता से बचने के लिए उनमें डर और तनाव पैदा करना। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, चलिए लिखेंगे अपना आंसर। जी फटाफट लिखो अपना आंसर। देखो, यहाँ पे बात करें, शिक्षकों को महारत उन्मुख विद्यार्थी बनाने हैं। महारत उन्मुखी का मतलब ये होता है जो अपने आप को, अपने काबिलियत को बढ़ाने के लिए एक इच्छा रखते हैं। हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं मेहनत करके। अगर आप ये मानते हैं कि हम अपनी काबिलियत को बढ़ा नहीं सकते, तो फिर तो आप वही हैं, आप मतलब हारे हुए इंसान हैं आप, है ना। आप फिर महारत उन्मुखी नहीं हो सकते। महारत का मतलब ही यही है कि हम, उन्मुख का मतलब है उस दिशा में, महारत का मतलब है अपनी योग्यता को बढ़ाना, आपकी काबिलियत। तो काबिलियत को बढ़ाने की दिशा में आप चल रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी आप होने चाहिए। और ऐसे हमें बनाने हैं, तो क्या करेंगे? अंकों पर अगर ध्यान होगा तो कभी भी आप योग्यता पे आधारित पढ़ाई नहीं करेंगे। आप रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, अंकों पे ध्यान नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता पे ध्यान होगा कि मुझे उससे ज्यादा नंबर लाने हैं, मुझे उससे ज्यादा, मुझे उससे टॉप करना, उससे ज्यादा तब भी आप अपनी योग्यता को नहीं बढ़ा सकते। आप अपना खुद का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करो, ना कि दूसरों से तुलना। सीखने की प्रक्रिया में अगर आपको आनंद आने लगा और खुशी महसूस होने लगी, तब आपकी योग्यता अपने आप बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जब आपको पढ़ने में मजा आने लगता है ना, तो आपकी योग्यता अपने आप बढ़ने लगती है ना। असफलता से बचने के लिए या डर की वजह से आप पढ़ रहे हैं, तो भी आप योग्यता के लिए नहीं पढ़ रहे हो। सिर्फ आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मैं फेल ना हो जाऊं, मतलब डर की वजह से। इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि मुझे ज्ञान बढ़ाना है। तो पढ़ाई करो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। ये परीक्षाएं परीक्षाएं तो अपने आप पास हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आंसर राइट होगा सी ऑप्शन आपका। आगे आते हैं नेक्स्ट।
देखो नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? पहला ऑप्शन है ज्ञान की विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को जीवन से जोड़ना। दूसरा है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण देना। तीसरा है बारंबार वेधन और अभ्यास पर बल देना। और फोर्थ है आपका बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखना। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए अपना आंसर लिखेंगे आप। सर बिहार से हैं, जनरल कैटेगरी में 82 नंबर पे पास हो जाएंगे? नहीं भाई नहीं, चाहे आप कहीं से भी हो, जनरल कैटेगरी पे अगर हैं तो 90 पे पास होंगे। बहुत अच्छी क्लास है माशाल्लाह। हिना परवीन, थैंक यू। 7 अगस्त में एडमिशन हुआ है, दिसंबर वाला सीटेट दे सकते हैं? हाँ दे सकते हो। एमपीटेट में सीडीपी यही रहेगा क्या सर? हाँ एमपीटेट में से सीडीपी सेम ही रहता है, आपका सीटेट जैसा ही रहता है। चलो भाई 1000 लाइक होने वाले हैं, 20 लाइक बच रहे हैं, तो जरा पूरे करवा दो जल्दी से एक बार। कमेंट को नीचे करके जल्दी से लाइक कर दो, सब लोग जिन्होंने अभी तक नहीं किया एक बार लाइक कर दो फटाफट। चलो जल्दी से। देखो निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना, पहला ही सही है आपका। अगर जो चीज बच्चे को पढ़ा रहे हो वो उसके जीवन से कनेक्ट हो जाए, तो तब वो हमेशा के लिए याद रह जाती है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बनती है, उस चीज को बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाएगा। मान लीजिए बच्चे को ये पढ़ाना है कि पानी क्या है, मतलब जल, एक चैप्टर आता है ना, ईवीएस में भी आता है, एसएसटी में भी, जल। तो जल के बारे में पढ़ाना है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या करो, बच्चों से ये बातचीत करो कि जल का यानी कि पानी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बताओ। बच्चा कहेगा मैं पानी पीता हूँ। घर में कहाँ इस्तेमाल होता है? खाना बनाने में पानी इस्तेमाल होता है, नहाने में भी होता है ना? तो बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस बताने लग जाएगा कि मेरे जीवन में कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल है। तो जब वो चीज उसके दैनिक जीवन से कनेक्ट हो गई, अब आप जो भी चीज उसको पढ़ाओगे ना पानी के बारे में कि बारिश कैसे होती है, H2O क्या है, वो चीज उसके ज्ञान में ऐड होती चली जाएगी और बच्चा इंटरेस्ट के साथ में सीखेगा। तो बच्चे के निजी जीवन से उस चीज को जोड़ देना चाहिए जो भी आप पढ़ा रहे हो, ठीक। केवल अंक पे आधारित होगा शिक्षण तो कोई काम का नहीं है। बार बार अभ्यास करेंगे तो रट्टा ही लगेगा और कुछ नहीं होगा। बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखना, अगर बहुत सी जानकारी को बच्चे से कहोगे कि इसको याद रखो, रट्टा मारो इसका, याद रखना आपका हमेशा गलत होता है। बहुत सारी जानकारी एक साथ याद नहीं हो सकती। बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ जोड़ के ही सीखता है, याद करके नहीं सीख पाता। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पानी तो पानी है ना सर, पानी तो पानी रहेगा, मैं कौन सा पानी को दारू बना रहा हूँ तुम्हारी। देखिए नेक्स्ट है आपका, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाएगा? अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमितता, या फिर आपका विवेचनात्मक सोच, या समस्या समाधान, या फिर अर्थहीन वेधन और दोहराव। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इनमें से चुनेंगे आप? चलिए फटाफट लिखेंगे अपना आंसर। हम्म। बीएड में पॉलिटिकल साइंस है तो क्या सब्जेक्ट सही रहेगा? सही और गलत ही नहीं भाई, पॉलिटिकल साइंस है तो एसएसटी लेना पड़ेगा, कनेक्शन है उसका एक। आर्ट्स वाले जितने भी है वो एसएसटी पढ़ते हैं, जिनका साइंस का बैकग्राउंड है वो साइंस पढ़ते हैं। सर आंसर तो दो, चंद्रा पांडे। किस चीज़ का आंसर चाहिए आपको? कितने बजे से लाइव आते हैं? 9 बजे का लाइव का टाइम है भाई। सब लोग नोट कर लो इसको, 9 बजे डेली लाइव आना है आपको। ठीक है, 9 बजे का टाइम है फिक्स आपका। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक सामाजिक रचनावादी कक्षा अगर आपको बनानी है अपनी, तो आप किन चीजों को बढ़ावा देंगे? अधिसंज्ञानात्मक कौशल, बिल्कुल सही बात है। अधिसंज्ञान का मतलब आप समझ चुके हैं थ्योरी में, अपनी सोच के बारे में या अपने क्षमताओं के बारे में ज्ञान होना। तो अपनी क्षमता के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो आप पढ़ाई अच्छी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं किन चीजों से सीखता हूँ। स्वनियमितता यानी कि अपने आप को सही दिशा देना, अपना खुद का स्टेयरिंग अपने हाथ में होना, अपनी लाइफ का स्टेयरिंग अपने हाथ में होना कि मुझे क्या करना है ना। तो उसको स्वनियमितता। विवेचनात्मक सोच, ये भी अच्छी बात है कि आप, विवेचन का मतलब होता है सही और गलत में फैसला करना, फायदा और नुकसान देखना, तो ये भी आपका ठीक है। समस्या समाधान भी आपका अच्छी चीज है, लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है उसको भी सीखेंगे आप। अर्थहीन वेधन, अर्थहीन जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, बार बार सिर्फ दोहरा रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, ये गलत है आपका। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों में संप्रतियों के वैकल्पिक संरचनाएं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। दूसरा है आपका, एक मिनट इसका इधर देखता हूँ क्या था भाई इसका, डिस डिस्करेज्ड थ्रू द यूज्ड पनिशमेंट, अच्छा पनिशमेंट है यानी कि दंड। ये वो हो गया होगा आपका, इंग्लिश में लिखा गया होगा ना।
तो हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। दंड द्वारा हतोत्साहित की जाती है। तीसरा है आपका अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है। तीसरा डी है आपका शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नजरअंदाज कर देनी चाहिए। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए लिखेंगे अपना आंसर। हमारा एडमिशन डीएलएड 2024 से 26 में हुआ है, क्या हम सीटेट दे सकते हैं? मोहम्मद खालिद, दे सकते हो। सर सुपर टेट का सिलेबस ब्रीफली बता दीजिए। ठीक है भाई, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। चलो सब लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई एक बार, जिसने नहीं किया। देखो संप्रत्येक में वैकल्पिक संरचनाएं, वैकल्पिक संरचनाएं होती क्या है पहले तो यही पता होना चाहिए, तभी तो प्रश्न सॉल्व होगा। वैकल्पिक का मतलब होता है आपका सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं। भाई मेरे दिमाग में कोई भी एक मुद्दे पे बात करोगे ना, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी पे कि भाई प्रदूषण हो रहा है आपका, तो किन कारणों की वजह से हो रहा है, सबके दिमाग में अलग कॉन्सेप्ट आएगा। कोई कहेगा गाड़ियों की वजह से, कोई कहेगा गर्मी की वजह से, कोई कहेगा पेड़ काट रहे हैं इसलिए प्रदूषण है ना। कोई और कोई वजह बताएगा कि ये फैक्ट्रियां हैं इसमें से केमिकल निकलता है इसकी वजह से। सबके दिमाग में अलग अलग थॉट आएगा। तो ये अलग अलग थॉट आना ही विकल्प है। वैकल्पिक संरचना यही है। भाई ये चार विकल्प है ना, तो अलग अलग है ना, तभी तो विकल्प बने हैं कि इनमें से किसी एक को चुन लो, तभी तो विकल्प बने हैं। तो सभी बच्चों के दिमाग में भी उसके लिए अलग अलग थॉट्स आते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो बच्चों के दिमाग में जो अलग अलग थॉट्स आते हैं वही वैकल्पिक संरचनाएं हैं। और ये जो वैकल्पिक संरचनाएं, इनको वैकल्पिक अवधारणा भी बोलते हैं कई बार। तो ये जो वैकल्पिक अवधारणाएं बच्चे के दिमाग में बन रही है उसके अनुभव पर डिपेंड करती है। उसने जो चीजें अपने दैनिक जीवन में देखी होगी उसी चीज का तो उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पेड़ काटने से प्रदूषण फैल रहा है, तो ये जो मेरी वैकल्पिक अवधारणा है ये मेरे अनुभव से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैंने देखा है पेड़ कटते हुए। किसी ने गाड़ियां बहुत देखी हैं, वो शहर में रहता होगा, तो वो कहेगा गाड़ियों की वजह से हो रहा है। तो जो भी वैकल्पिक अवधारणा दिमाग में बनती है वो हमारे अनुभव की वजह से बनती है, कि हमने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे ये आपके, ये बच्चे द्वारा रचित सहज सिद्धांत होती है। यानी कि बच्चे के द्वारा रचित, बच्चे के दिमाग में, खुद के दिमाग में जो उसके कॉन्सेप्ट बने हैं उसकी डेली लाइफ को देखते हुए, तो इसके दिमाग में रचित सिद्धांत है ये, जो उसकी धारणाएं हैं। दंड द्वारा आप इसको मना नहीं कर सकते, किसको खत्म भी नहीं कर सकते, आप करना भी नहीं है आपको। क्योंकि ये आपके जो होते हैं, जो ये थॉट है दिमाग में बच्चे के, ये बच्चे के थॉट्स आपके एजुकेशन में काम आते हैं। यही तो बच्चे का पूर्व ज्ञान है भाई। इसी का इस्तेमाल करके तो नेक्स्ट चीज पढ़ाओगे आप। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है? नहीं, अर्थहीन नहीं है, सार्थक है, इनका इस्तेमाल करेंगे आप कक्षा में। नजरअंदाज आप करेंगे? नहीं कर सकते आप। ये बच्चे का पूर्व ज्ञान है जो बच्चा स्कूल में लेके आया, इनका इस्तेमाल करके नेक्स्ट चीज सिखा सकते हो, वरना नहीं सिखा पाओगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, बच्चे कैसे सीखते हैं? पहला ऑप्शन है प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, दूसरा है सुनकर और बोलकर, तीसरा चर्चा और मनन करके, और पांचवा है, सॉरी चौथा है करके वह चीजें बनाकर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन चुनना चाहोगे इनमें से, लिखो जल्दी से। जी लिखिए फटाफट से अपना आंसर। चलो 1000 लाइक कंप्लीट हो चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो कर देना लाइक को। सर आपकी वीडियो ने मेरा सीटेट क्लियर करने में मदद की, थैंक यू, हो चुका है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सहज देवाली। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बढ़िया। बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रयोग से सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। सुनकर बोलकर भी सीखेंगे, हाँ। चर्चा से भी सीखेंगे, बिल्कुल। करके सीखेंगे, करके भी सीखेंगे। चारों ऑप्शन सही है आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करने वाला अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य यह है जो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण ना हो। चुनौती नहीं भाई, चुनौती, चुनौतीपूर्ण नहीं हो। दूसरा है मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है आपका बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। और डी है आपका दोहराव व उबाऊ होते हैं। यार ये टाइपिंग वाले कैसे कैसे शब्द मिस्टेक कर रहे हैं। बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए बताएंगे फटाफट से। एसएसटी का क्लास कब से होगा? कल से करेंगे भाई, कल से एसएसटी का क्लास। देखो एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करेंगे अर्थपूर्ण अधिगम। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होगा तो इसमें बच्चे बोर हो जाएंगे। भाई अगर बहुत आसान लेवल हो जाएगा तो बच्चे फिर इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। इसलिए मध्यम चुनौती होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा हार्ड। अगर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो भी बच्चे के दिमाग के ऊपर से जाएगा, बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए ऐसा आपका करिकुलम होना चाहिए जो मध्यम हो, मतलब ना बहुत ज्यादा कठिन ना बहुत ज्यादा आसान। दोहराव और उबाऊ तो ये बेकार ही है आपका फिर, है ना।
तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जोड़ा जाना चाहिए अनुशासन से, दूसरा है डर और सजा से, तीसरा आनंद और संतुष्टि, और चौथा है उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा। तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए फटाफट से अपना आंसर देंगे आप सब लोग। सर आप क्या केवल सीडीपी ही पढ़ाते हैं या सभी सब्जेक्ट? सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं भाई, सारे सब्जेक्ट आपको यहीं पे मिलेंगे। जी। चलिए सना सिस्टर अम्मी को फीवर है, अच्छा जी। चलिए दुआ करेंगे हम जल्दी ठीक हो जाएं आपकी अम्मी जी। देखो, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जोड़ा जाना चाहिए अनुशासन से। अनुशासन से जोड़ करके अर्थपूर्ण नहीं बनता, अनुशासन से बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। अनुशासन अच्छी चीज नहीं है बहुत ज्यादा। डर और सजा ये तो है, ये बुरी। आनंद और संतुष्टि से जोड़ना चाहिए। बच्चा अगर आपकी क्लास में मजा ले रहा है ना, मजा मतलब इन द सेंस कि खुश है बच्चा, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है और आपसे अपनी बातें बहुत अच्छे से वो शेयर कर सकता है, जो भी सवाल आएंगे वो आपसे पूछ सकता है, तो आपका बच्चा बहुत अर्थपूर्ण चीजें सीखेगा। उपलब्धि और प्रतिस्पर्धा की तरफ अगर बच्चा जा रहा है, कि कंपटीशन की तरफ जा रहा है कि मुझे इससे ज्यादा नंबर लाने हैं, मुझे इससे ज्यादा, तो फिर बच्चा परीक्षा उन्मुख हो जाएगा। बच्चा अर्थपूर्ण की जगह रट्टा मारने भी पे आ जाएगा फिर। तो आंसर राइट होगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कथन ए, एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तर्क है बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो ए और आर में से कौन सी बात सही है दोनों में से, उसके हिसाब से अपना आंसर लिखो। सर जी मैट्रिक में इंग्लिश में फेल हैं, टीचर बन सकते हैं? मैट्रिक तो आपका हाई स्कूल वो कहते हैं ना, मैट्रिक हाई स्कूल से तो इसका लेना देना नहीं होता सीटेट का। हाँ जी। थ्योरी क्लास कराओ प्लीज सर, थ्योरी चल रही है आपकी, थ्योरी क्लास भी चल रही है भाई। देखो बात करें तो एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और बच्चे क्या कर रहे हैं, सहयोगात्मक रूप से कर रहे हैं, इसको प्रोत्साहित करेगी, तो ये तो अच्छी चीज है। बच्चे अगर परियोजना कार्य करेंगे, बच्चे आपके एक्टिव रहेंगे तो अच्छी चीज है। बच्चे अपने सहकक्षों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी सही है आपका। और दोनों बातें एक ही चीज पे डिपेंड हो रही है, मिलजुल के सीखना। देखो यहाँ पे भी कह रहा है कि सह कक्षों के साथ में मिलजुल के सीख रहा है, यहाँ भी बच्चा सहयोगात्मक रूप से, तो दोनों में बच्चा मिलजुल के सीख रहा है, इसका मतलब दोनों कनेक्टेड है। तो व्याख्या सही हो जाएगी, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर